चलें स्टार्ट करें। तो इसके पहले क्लास में हमने रिलेशंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हमें संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ना है ना, ठीक है। तो संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ने से पहले एक बात हम समझ लें कि जो पहला संबंध हमने पढ़ा था वो दो सेट पे पढ़ा था, दो समुच्चय था ए और बी, ठीक है। तो एक राज बी का जो भी उप समुच्चय था, सबसेट था, वही क्या होता था, ए से बी में संबंध होता था। तो ये बात हमने पढ़ा था ना। अभी जो हमको पढ़ना है वो द्विआधारी संबंध पढ़ना। क्या पढ़ना है? द्विआधारी। और द्विआधारी संबंध के आधार पे ही हम आगे कई प्रकार के संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ द्विआधारी संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। ठीक है। तो ये बाइनरी रिलेशन में क्या होता है ना, अभी तक का क्या था कि एक राज बी का सबसेट था, अब एक ही सेट होगा, रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, है ना। तो एक ही सेट के ऊपर जो रिलेशन होता है वो बाइनरी रिलेशन होता। तो अब रिलेशन तो हमेशा एक रास ए का सबसेट होता है। तो अगर एक ही सेट बोला हूँ तो इसका मतलब है कि एक रास ए, अगर सेट ए है तो एक रास ए, बी है तो बी क्रॉस बी, ठीक है। तो है ना, किसी समुच्चय ए से किसी समुच्चय ए से ए में, ए से ए में, है ना, ए से ए में परिभाषित, ए से ए में परिभाषित संबंध आर, है ना, ए से ए में परिभाषित संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी, बहुत ही आसानी से हमें कहते हैं ना, द्विआधारी संबंध कहलाता है। बोलो। अर्थात अगर आर द्विआधारी संबंध है, ठीक है, किसी सेट ए पर, समुच्चय ए पर, तो आर क्या होगा, एक रास ए का सबसेट होगा ना। तो मैंने कहा कि यदि ए कोई सेट है, समुच्चय है, और आर द्विआधारी संबंध है, तब आर क्या होगा, एक रास ए का सबसेट होगा। मेरी बात समझ आई नहीं आई भाई? क्लियर है बातचीत या नहीं? बोलो। तो द्विआधारी संबंध क्या है? हाँ, एक ही सेट पे जो रिलेशन बनता है उसको बोलते हैं द्विआधारी संबंध, ठीक है। बोलो भाई। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर यदि आर, है ना, यदि आर द्विआधारी संबंध है समुच्चय ए पर, द्विआधारी संबंध है किस पर, समुच्चय ए पर, तब आर क्या होगा, एक रास ए का सबसेट होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो जो एक रास ए का जो सबसेट होता है वो क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पहला रिलेशन मैं लिख देता हूँ कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक सेट ले लिया ए, क्या ले लिया ए, और ए में एलिमेंट ले लिया 1 2 3। बात को ध्यान से सुनना। तो पहले क्या निकालेंगे, एक रास ए, क्योंकि रिलेशन के लिए तो ऑर्डर पेयर चाहिए ना। एक रास ए, तो ये क्या आएगा 1 2 3 और 1 2 3। क्लियर है बातचीत? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 जाएगा 1 के साथ तो 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, नहीं ऐसे 3 कामा 1, 3 कामा 2 और 3 कामा 3, लास्ट में ही तो आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट आ गए। तुम पता भी है कि इसमें अगर 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, 3 × 3 9। तो ये हो गया एक रास ए। तो अगर मैं इस पर रिलेशन डिफाइन करूँ, ऐसे लिख दूँ R1 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्या ये द्विआधारी संबंध है ए पर? हाँ है। क्यों है? क्योंकि R1 क्या है, एक रास ए का सबसेट है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो ऐसा समझा रहा हूँ केवल। क्लियर है? तो ये है। अच्छा, अगर मैं R2 ले लूँ, एक रास ए ही ले लूँ, तो हम जानते हैं कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो एक रास ए भी क्या है, एक रास ए का सबसेट होगा, इसलिए एक रास ए भी क्या है, इसलिए R2 क्या है,
संबंध है। बोलो भाई, कोई भी ले लो, R3 ले लिया, 1,1,1,2, तो ये भी क्या है, द्विआधारी संबंध। कोई भी सबसेट ले लो, कोई भी सेट ले लो जो इसका एक राशि का सबसेट हो, तो क्या कहलाएगा, द्विआधारी संबंध कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो द्विआधारी संबंध में बड़ी बात क्या है कि दोनों सेट एक ही होते हैं ना। बोलो, एक रात एक का सबसेट होगा। अच्छा, इस सेट को क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्पटी रिलेशन, रिक्त संबंध, है ना। मतलब एक समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट ए से संबंधित, ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, समष्टीय संबंध, सबसे छोटा ये होता है, उससे बड़ा ये होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, देख लो एक बार। चलूँ आगे, बोलो भाई, चलो। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि कितने द्विआधारी संबंध होते हैं, ठीक है, उसकी काउंटिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे, मिटाऊं उसको पहले। इधर देखें नोट करके कि यदि n ऑफ ए, मतलब a में अवयवों की संख्या अगर m है, कितना है, m है, तो पक्की बात है ना कि एक राशि में कितने अवयव होंगे, m इंटू एम, m स्क्वायर, और बोलो भाई m स्क्वायर। तो अच्छा, एक राशि a के जितने सबसेट होंगे वही क्या होंगे, संबंध होंगे। बोलो, तो यहाँ पर संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, द्विआधारी संबंधों की संख्या, द्विआधारी लिख लेना, द्विआधारी संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 के पावर m स्क्वायर। क्लियर बातचीत या नहीं क्लियर है, बोलो भाई। तो ये हो गया तुम्हारा द्विआधारी संबंध। देख लो इसको एक बार, आया समझ में नहीं आया, है ना भाई। सबसेट के भाई, अगर कोई सेट है A जिसमें n एलिमेंट था, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 के पावर n। अब पावर सेट क्या है, मतलब घात समुच्चय क्या है, उप समुच्चयों का समुच्चय, तो इसका उप समुच्चय क्या होगा, संबंधों की संख्या क्या होगी भाई, संबंधों की संख्या क्या है, पी ऑफ एक राशि में अवयवों की संख्या ही तो संबंधों की संख्या होती है। देख लो एक बार इसको, देख लिया, बोलो भाई, चलें आगे। तो अब हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार में। पहला संबंध एक आता है रिक्त संबंध और एक समष्टीय संबंध। पहले ये दो बातें पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम आगे की बातचीत करेंगे ना। बोलो, ठीक है, देख लो इसको एक बार। तो ठीक है भाई, क्लियर हो गया बात, मैं आगे चलता हूँ ना। मेरी बात को गौर से सुनते चलना है ना, बस सुनना है, सोचना है, बस इतने करना है ना। तो पहला संबंध जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम है रिक्त संबंध। तो इंग्लिश में बोलते हैं एम्पटी रिलेशन। तो एम्पटी रिलेशन क्या है, अगर कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, तो ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना, बोलो भाई, तो हम कहेंगे कि वो संबंध क्या है, रिक्त संबंध है। बोलो, तो समुच्चय ए पर परिभाषित, बोलो, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, मैंने कहा इधर देखें डिफिनीशन लिख रहा हूँ मैं कि समुच्चय ए पर परिभाषित, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है यदि, कंडीशन देखना, यदि ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव ए के, है ना, ए के ही, ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो,
बोलो। तो ऐसे ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? रिक्त संबंध। क्या बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? देख लो इसको एक बार। तो रिक्त संबंध क्या है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से, है ना, ए के, यहाँ लिखना पड़ेगा किसी, यहाँ छूट गया था, तो ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाएगा। बोलो भाई। अच्छा, अगर रिक्त संबंध का तुम्हें एग्जाम्पल देना हो तो दे सकते हो क्या? नॉर्मल कोई एग्जाम्पल ऐसे अपने मन से बना के, जैसा देखो बना रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल। मैंने कहा कि माना एक समुच्चय ए है जिसमें 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, तथा R समुच्चय ए पर एक संबंध है, तथा R समुच्चय ए पर एक संबंध है। बोलो। जो निम्नवत परिभाषित है, जो निम्नवत परिभाषित है, या जो इस प्रकार परिभाषित है, जो इस प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है? देखें यहाँ पे कि R क्या है? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ऐसे रिलेशन में ऐसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट A माइनस बी हो जाए 15। बताओ भाई, एक रात से निकाल लो तो बहुत मैक्सिमम क्या आएगा? 4 क्रॉस 4 आएगा भाई। 1 क्रॉस 1 आएगा, 1 क्रॉस 2 आएगा, 1 क्रॉस 3 आएगा, 2 क्रॉस, ऐसे सब आएंगे ना। बड़ा से बड़ा क्या आएगा? 4 क्रॉस 4। तो 4 भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन? 4। सबसे छोटा नंबर कौन? 1। तो सबसे बड़े में से छोटा अगर घटाऊं भी मैं तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब 3 से बड़ा नंबर तो इसमें आना ही नहीं है A माइनस बी में। कोई भी पेयर ले लो बेटा, तुम करके देख लेना। 1 कामा 1 तो 1 माइनस 1 कितना आया? 0। तो इसमें आएगा, आर रिलेशन में नहीं आएगा। रिलेशन में कैसे एलिमेंट आएंगे? जिसका घटाना 15 है। कैसा ऑर्डर पेयर आएगा इस रिलेशन में? जिसका घटाना 15 है। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर से बनेगा जिसका घटाना 15 है? नहीं आ सकता। बोलो भाई, देख लो एक बार। तो इसका मतलब ये R क्या है? हाँ, रिक्त समुच्चय है। बोलो ना भाई, क्लियर है बातचीत? देख लो एक बार, इसको देख लो, बोलो। अच्छा, अगर इसको प्रूफ करना होगा तो हल करना होगा, कैसे हल करोगे इसको? ऐसे कह देना कि स्पष्ट है। क्या है? स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? A माइनस बी नॉट इक्वल टू 15 फॉर ऑल A कामा B बिलोंगिंग टू A। मतलब A कामा B मतलब सभी A है ना। A में पाए जाने वाले किसी भी 2 एलिमेंट के लिए इसका घटाना कभी 15 नहीं आ सकता। अगर 15 नहीं आ सकता बेटा, इसका मतलब अगर ये 15 नहीं है तो इसका मतलब A कामा B क्या है? R में नहीं है। तो अगर A कामा B R में नहीं है तो R क्या है? हाँ, रिक्त संबंध है। इसका मतलब R क्या है? रिक्त संबंध है। बोलो भाई, क्या तुम बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? अच्छा, R को एग्जाम्पल बनाना हो तो मैं ऐसे ले लेता हूँ। R डैश बना रहा हूँ मैं। A कामा B ले लिया और लिख दिया यहाँ पे सच दैट मॉड ऑफ A प्लस B लेस देन 0। तो भाई किसी का भी मॉड 0 से छोटा थोड़ा ना होता, कुछ भी लिख दो, हमेशा 0 बड़ा होता है ना। लेस देन 0 भी क्या आएगा? एम्प्टी। आया नहीं आया? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हम बना सकते हैं। क्या ये बात हमारे समझ में आई या नहीं आई? देख लो इसको एक बार। बोलो भाई, देख लिया? कोई दिक्कत हो बताओ। तो ये बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। रिक्त समुच्चय तुम्हारे दिमाग में बैठ गया क्या है? बोलो भाई, इसको मिटाता हूँ मैं ना। अब रिक्त समुच्चय के बाद आता है एक और संबंध आता है जिसका नाम है सार्वत्रिक संबंध या समष्टीय संबंध ना। तो अगला है
सार्वत्रिक संबंध, जिसकी इंग्लिश होती है यूनिवर्सल रिलेशन ना। क्या होती है? यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है बातचीत? ये क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, ठीक है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का, यहाँ क्या आएगा? प्रत्येक अवयव, ए का कोई अवयव छूटेगा नहीं, ए का प्रत्येक इधर देखें, यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का हर अवयव ए के ही सभी अवयव से संबंधित होगा। अगर किसी सेट एक में 1 2 3 4 है तो ए का प्रत्येक अवयव मतलब पहला अवयव एक, ये 1 से भी होगा संबंधित, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 4 से होगा। ऐसे 2 1 से भी जुड़ेगा, 2 से भी जुड़ेगा, 3 और 4, तो हर अवयव सबसे जुड़ेगा, तो उसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। तो यह समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। बोलो, संबंधित हो, तो उसको बोलते हैं हाँ सार्वत्रिक संबंध ना। तो ठीक है, अगर तुम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हो कि सार्वत्रिक संबंध क्या होगा तो ये एक रास से पूरा आ जाए, दैट इज जो आर हो वो क्या हो? एक रास ए ही हो, तो आर क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा ना। क्लियर है? अच्छा बोलो भाई, देख लो, चलें आगे। तो यही सेट ले लिया, सब कुछ यही ले लिया। अब देखें, इसको मिटाता हूं मैं, इसको मिटाता हूं, है ना। सब कुछ वही है, मैं यहाँ लगा दिया मॉड। क्या लगा दिया? मॉड। और इसको कहते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 0। बोलो भाई, तो मॉड की वैल्यू या तो 0 होती है या तो 0 से बड़ी, छोटी तो हो ही नहीं सकती, तो ये सबके लिए सत्य है। इसका मतलब सारा आर्डर पेयर इसी में आएगा भाई। इनमें से किन्हीं 2 नंबर का घटाना और उसका मॉड, अगर मान लो तुमने ले लिया 1 2 या 1 3, तो 1 3 का घटाना क्या आएगा? -2, लेकिन -2 का मॉड +2। या तुमने ले लिया 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 -1 कितना होगा? 0, 0 भी आ गया। तो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। बोलो भाई, हाँ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देख लो एक बार, अगर क्लियर ना हो तो बताओ, बताएं ना। तो मैंने कहा स्पष्ट है। अगर इसको हल करना होगा तो क्या लिखेंगे? स्पष्ट है कि क्या? स्पष्ट है कि जो मॉड ए माइनस बी होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 0 से बड़ा होता है। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू ए, समुच्चय ए के सभी अवयव के लिए ये क्या होगा? यही होगा। तो अगर ऐसा है तो ए कामा बी कहाँ चला गया? आर में चला गया इन जनरल। अगर आर में चला गया, अच्छा ये ए कामा बी मतलब ए के सभी अवयव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जनरल लिया ना। तो अगर ऐसा है तो आर क्या हो गया? सार्वत्रिक संबंध है। बोलो भाई, देख लो इसको एक बार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। अच्छा, सार्वत्रिक संबंध और ये जो क्या नाम है रिक्त संबंध है, इन दोनों का एक अलग नाम है। बोलो, उन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। क्या कहते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। हिंदी में बोलते हैं तुच्छ संबंध। ठीक है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इधर देखें। ये रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? तुच्छ संबंध ना। ट्रिवियल, ट्रिवियल नाम बहुत सुनने को मिलेगा आगे। तो ये ट्रिवियल रिलेशन है। क्या है? ट्रिवियल रिलेशन। तो जब तुमसे कोई पूछेगा ट्रिवियल रिलेशन क्या है, तो वही है ना, एम्पैथी रिलेशन और इन्वर्सल रिलेशन को हम एक साथ क्या कहते हैं? ट्रिवियल रिलेशन ना। हिंदी में तुच्छ संबंध के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, देख लो एक बार इसको।
क्या ये बात हो गई? अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे कि कितने सार्वत्रिक संबंध होते हैं किसी एक सेट पे, जो अगर कोई संबंध प्रभावित एक ही होगा एक राशि से। अगर एक कोई समुच्चय है तो उस पर कितने सार्वत्रिक बनेंगे? एक ही बनेंगे एक राशि से। और कितने रिक्त बनेंगे? एक ही रिक्त बनेंगे। तो ये सब कितने कितने होते हैं? एक एक होते हैं ना। ठीक है। अब अच्छा, ये एक राशि बी पे भी सार्वत्रिक होता था, बोलो भाई। तो सार्वत्रिक संबंध के लिए जरूरी नहीं कि दोनों सेट का सेम हो, जरूरी नहीं, अलग अलग सेट पे भी हो सकते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, तत्समक संबंध हो गया, स्वातुल्य संबंध हो गया, ठीक है, ये सब जो संबंध हैं, ठीक है, सम्मित हो गया, ये सारे जितने भी हैं वे पढ़ेंगे आगे। तो ये सारे संबंध क्या हैं? किसी एक सेट पर ही प्रभावित हैं। इसके लिए दो सेट की ज़रूरत नहीं है, उस पर प्रभावित नहीं है, ये केवल एक सेट पे प्रभावित हैं, मतलब द्विआधारी संबंध हैं। तो इसके आगे के जितने संबंध होंगे वो द्विआधारी हैं। बोलो भाई, चलूँ आगे? तो मिटाता हूँ इसको मैं ना। देखा, तो तीसरा नंबर है, यहाँ से ही स्टार्ट है अपना ना, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, इंग्लिश में इसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या नाम है? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिखता हूँ, देखें क्या है। तो किसी संबंध, या पहले समझ लें क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ ना, फिर इसके बाद इसको परिभाषित करूँगा मैं। एग्जाम्पल में ये लिख रहा हूँ क्योंकि डिफिनीशन जो है वो अपना बना के करना है ना, ठीक है। जैसे एक सेट है A बराबर 1 2 3, क्या है? 1 2 3। तो एक राशि क्या होगा? सभी को पता है एक राशि 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, हाँ 3 1 3 2 और 3 3, यही तो होंगे। बोलो भाई। तो इसमें जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा ना, आइडेंटिटी रिलेशन, इसको लिखते हैं आई से। किसे लिखते हैं? आई से, या आई ए भी, ए पे है तो आई ए, आई ए। इसमें क्या होता है कि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से जुड़े, सिर्फ इटसेल्फ ओनली, किसी और से ना जुड़े। मतलब एक है तो एक से ही जुड़े, दो है तो दो, और तीन है तो तीन। मतलब एक के अलावा किसी और से जुड़ नहीं सकता, दो के अलावा किसी और से जुड़ नहीं सकता, और तीन के अलावा किसी और से जुड़ नहीं सकता। ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि ए का कोई भी अवयव छूटने ना पाए। अगर एक में 3 अवयव हैं तो एक से जुड़े, दो से जुड़े, तीन से जुड़े। ऐसा ना हो कि ए में 3 अवयव हैं, 1 2 3, तो एक से जुड़ा, दो से जुड़ा और 3 किसी से नहीं जुड़ा, छूटना नहीं चाहिए। अगर 4 एलिमेंट हैं तो एक से जुड़े, दो से जुड़े, तीन से जुड़े, 4 उससे कम नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि एक से जुड़ा, दो से जुड़ा, तीन से जुड़ा, और 4 भी तो 4 से नहीं जुड़ रहा है, तो वो क्या नाम है? आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। क्लियर है बातचीत? आइडेंटिटी होने के लिए ए का हर अवयव, ए के सिर्फ खुद के अवयव से जुड़ना चाहिए। तो एक पहली बात ध्यान देना कि ए का हर अवयव हो और वो अवयव सिर्फ खुद से जुड़ा हो, किसी और से जुड़ा ना हो, तो ऐसे को बोलते हैं तत्समक संबंध। बोलो भाई, हाँ बोलो। तो कोई रिलेशन आइए किसी सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, है ना। इटसेल्फ ओनली मतलब सिर्फ खुद से। क्लियर है बातचीत? नहीं क्लियर है? तो इसका मतलब अगर इसमें 1 2 3 है तो कौन सा रिलेशन होगा? एक से जुड़ेगा, दो से जुड़ेगा, और तीन से। तो ये वाला ये एलिमेंट आएगा, ये वाला आएगा, और ये वाला आएगा। तुम देखो ना, ये पूरा क्या है? एक राशि का सबसेट है, तो ये क्या है? तत्समक संबंध है। बोलो भाई, क्लियर बातचीत? अच्छा, अगर मैं एक रिलेशन और लिखूँ फाई, एम्पैथी रिलेशन, क्या ये तत्समक है? नहीं है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें कोई किसी से नहीं जुड़ा है, तो तत्समक नहीं है। बोलो। अच्छा, अगर मैं लिख दूँ तो ये तत्समक नहीं, काट दिया, ये तत्समक है तो टिक कर दिया। मैंने लिख लिया बनाना सीखो,
रिलेशन फंक्शन जब तुम बनाना सीखोगे ना तभी जान पाओगे ना, सोच सोच के। अच्छा R2 अगर मैं बनाऊँ, चलो 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, बोलो भाई, और एक ले लिया 1, 2 ले लिया, चलो क्या ये है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फालतू आ गया ना, बस यही होना चाहिए, आया तो ये नहीं है। अच्छा तो R3 बराबर एक रिलेशन बना रहा हूँ मैं एक राह से, क्या ये होगा तत्समक? नहीं होगा, क्योंकि जब इसको अलाउ नहीं कर रहा है इसमें तो सारे अलाउ हो गए ना, तो ये तो तत्समक नहीं होगा। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर है? अच्छा अगला बनाऊँ मैं R4, मान लो उसमें मैंने लिया 1 1 2 2 और 3 3 नहीं लिया, तो क्या तत्समक है? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 छूट गया, क्योंकि 3 छूट गया। आया या नहीं आया बताओ? क्लियर बातचीत? तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 3A में है, परंतु 3, 3 R4 में नहीं है, इसलिए R4 क्या है? तत्समक संबंध नहीं है। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई? देख लो एक बार। तो कितने तत्समक संबंध होते हैं किसी सेट ए पर? एक ही होगा, सिर्फ एक संबंध होगा ना। तो रिक्त संबंध भी एक ही हो गए भाई, किसी एक सेट पर रिक्त भी एक हो गया, यूनिवर्सल भी एक हो गया, सार्वत्रिक और आइडेंटिटी भी एक हो गया। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर है? हाँ तो परिभाषा कैसे लिखें? परिभाषा लिखें किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध IA तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव है ना ए के मतलब सिर्फ खुद के एलिमेंट से जुड़े। बोलो भाई क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ। है ना, लिख दूं? मैंने कहा कि किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध जिसका नाम है IA, है ना, IA कह दिया, IA इसलिए क्या आइडेंटिटी है ना। कोई संबंध IA तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक पे ध्यान देना, कोई छूटना नहीं चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव, तो ये अंडरलाइन कर दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रत्येक अवयव ना। ए का प्रत्येक अवयव IA द्वारा किससे जुड़ेगा? IA द्वारा, संबंध द्वारा, IA द्वारा सिर्फ बताओ, IA द्वारा सिर्फ स्वयं से संबंधित हूँ, स्वयं से संबंधित हूँ। बोलो। तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तत्समक संबंध कहते हैं। क्लियर है बातचीत नहीं क्लियर है? बताओ भाई। दैट इज IA इज इक्वल टू, ये अंडरलाइन है भाई, ये इसको मतलब ऐसे कर दिया घेर कि ये ज़रूरी चीज़ है और ये भी ज़रूरी चीज़ है। ये दो बातें ज़रूरी हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए ये बताता है, और ये किसी और स्वयं के अलावा किसी और से जुड़ना नहीं चाहिए। ये दो बातें क्लियर हैं, एकदम साफ साफ क्लियर है। कोई छूटना नहीं चाहिए और स्वयं के अलावा किसी से जुड़ना नहीं चाहिए, ये दो बातें हैं तत्समक के लिए, बस इतना याद हो ना। क्लियर है? तो आइए क्या हो जाएगा? आइए हो जाएगा, इधर देखना, ये सारे आर्डर पेयर A, A, हाँ बोलो भाई, सच दैट फॉर ऑल A कहाँ के एलिमेंट होंगे? हाँ या ऐसे लिख देते हैं, दैट इज IA ये तत्समक है ना, संबंध है होगा है। बोलो इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अगर संबंध क्या होगा? A, A बिलोंगिंग टू R,
फॉर आल ए बिलोंगिंग टू ए, बोलो भाई। एंड अगर ए कामा बी आर में, मतलब आर कह रहा हूँ, ये आई आया, ए कामा बी आई ए में नहीं होगा यदि ए और बी बराबर नहीं। हाँ ध्यान देना भाई, ये तो पूरी बात हो, इतनी बात हो गई कि दोनों एलिमेंट से है ना, ए कामा ए टाइप के हों, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे फॉर आल ए है, फॉर आल ए है, फॉर आल मतलब ए का एलिमेंट 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो ए का मान 1 और 2 भी हो सकता है ना, क्योंकि भाई ए में है ना, और ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो ए का मान ए बराबर 1 भी हो सकता है और ए बराबर 2 भी हो सकता है। जो लिखा नहीं ए कामा ए, इसका तो 1 कामा 2 भी हो सकता है, क्योंकि ए बराबर 1 ए बराबर 2 भी, क्योंकि फॉर आल ए लिखा है ना। हाँ क्लियर है। लेकिन इस बात ने गारंटी दे दी कि अगर कोई अलग अलग आएगा, ए भी आएगा, कब? ये दोनों अलग हैं तब, यदि ए बराबर बी नहीं है तो ए कामा बी आई ए में नहीं जाएगा, ये है ना, नॉट बिलोंग टू। बोलो अगर ए बी बराबर नहीं है तो ए कामा बी इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब जो केवल बराबर है वही एंट्री करेंगे। तो ये हो गया आइए तत्समक संबंध। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर, बताओ, देख लो इसको। हाँ तो तत्समक संबंध क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। इसको लिख लेना अपना, ठीक है। देख लो यहाँ तक, फिर इसके आगे मैं अब शुरू करता हूँ स्वातुल्य संबंध के बारे में। चलूँ आगे, बताओ भाई। तो इसको मैं मिटाता हूँ ना, चलो मिटा देता हूँ फिर लिख दूंगा। चौथा नंबर है स्वतुल्य संबंध, है ना। इसकी इंग्लिश होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो भाई। तो इसमें क्या होता है ना, बस एक छोटी सी बात है जो हट जाएगी यहाँ से, सिर्फ क्या हट जाएगा? सिर्फ। तो स्वयं तो रहेगा लेकिन क्या चीज़ हट जाएगा? सिर्फ। बोलो। और ये हो जाएगा, ये आइए को कह देंगे आर। क्या कह देंगे? आर हो जाएगा आर। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें लिखा है कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर क्या कहलाएगा? स्वातुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, इसमें भी ए का प्रत्येक अवयव हो, बोलो भाई, आर द्वारा स्वयं से संबंधित हो। अच्छा, स्वयं से संबंधित होना, सिर्फ स्वयं से संबंधित होने में एक बारीक अंतर है। वो अंतर ये है, सिर्फ स्वयं से संबंधित होने का मतलब किसी और से नहीं जुड़ना, खुद के अलावा किसी और से। और स्वयं से संबंधित होना मतलब खुद से जुड़ना जरूरी है, किसी और से भी जुड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ स्वयं से जुड़ना मतलब, सिर्फ स्वयं से जुड़ना मतलब सिर्फ तुम खुद से ही जुड़ पाओ, किसी और से जुड़ना अलाउ नहीं है। लेकिन स्वयं से जुड़ना मतलब कि खुद से जुड़ना जरूरी है, लेकिन किसी और से भी जुड़ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा ना हो कि सिर्फ खुद से ना जुड़ो, खुद से जुड़ जाओ, किसी और से भी जुड़ सकते हो। क्या ये बात मेरी क्लियर है या नहीं क्लियर है? दोनों में बहुत बुनियादी अंतर है, दोनों के डिफिनीशन में बहुत छोटा सा अंतर है। इसमें क्या करता है कि स्वयं तो आएगा ही आएगा, कोई और भी आ सकता है। क्लियर है बातचीत? दैट इज बोलो। तो क्या कि कोई भी संबंध आर, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वातुल्य कहलाएगा। देखना, किसी, दैट इज किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वातुल्य संबंध कहलाएगा, है ना, यदि और
केवल यदि, वही इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए कामा ए किस में आए, आर में आए। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू सेट ए। क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलो भाई। सॉरी, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, आया नहीं आया, बोलो आया। तो इसमें हर एलिमेंट खुद से जुड़ेगा, बोलो भाई। क्लियर बातचीत। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल ए बराबर अपना वही 1 2 3, बोलो एक रात से क्या आएगा। अभी इसे सिखा रहा हूँ मैं केवल, ठीक है। बाकी अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे, क्वेश्चन वगैरह करेंगे, ठीक है। पहले हम थियरी पे थोड़ा सा कमांड बना लें, जिससे हमारी थियरी वीक ना हो। क्लियर बातचीत। जब थियरी स्ट्रांग होगी ना, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, बोलो। तो अप्लाई करने के लिए थियरी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, थियरी की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है ना। अगर थियरी तुम्हारे समझ में आया नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब तक थियरी दिमाग में बैठा नहीं है कि थियरी काम कैसे करती है, तो उस चीज़ को कैसे अप्लाई किया जा सकता, नहीं कह सकता ना। तो थियरी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसकी समझ का होना ना, वो भी सही से समझा होना चाहिए कि कौन से शब्द क्या कह रहे हैं ना। अगर ये पता है कि किसी भी थियोरेटिकल टॉपिक को पढ़ते समय अगर ये पता है कि कौन से शब्द का क्या मतलब है, वो क्या इम्प्लाई करते हैं, तो हमको उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बातचीत। हम शब्दों का हेर फेर समझ नहीं पाते हैं ऐसे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसलिए हमको चीज़ें टफ हो जाती हैं और आसान हो जाती है ना। क्लियर है बातचीत। तो यहाँ पे हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि शब्दों पे ध्यान दें और जो डिफिनीसन है उसको सही तरीके से पढ़ें। क्लियर है बातचीत। चलें, तो एक रात से क्या होगा बता दो एक बार। 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3। क्या यही होगा? चलो, तो मैं एक रिलेशन लिखता हूँ R1। इसमें मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3। क्या ये स्वातुल्य संबंध है? हाँ है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट स्वयं से जुड़ा है, स्वयं से जुड़ा है, ठीक है। तो ये स्वातुल्य है, ठीक है। बोलो भाई। दूसरा लिखता हूँ मैं 1 1 2 2 3 3 और इसके बाद 1 2। ये है स्वातुल्य, ये भी स्वातुल्य है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट खुद से जुड़ा है, किसी और से भी जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, स्वातुल्य है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तीसरी बात 1 1 2 2 और 1 2। क्या यह स्वातुल्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 3 है और 3 3 से जुड़ा नहीं है। तो मैंने कहा कि 3 ए में है, परंतु 3 3 जो है वो R3 में नहीं है, इसलिए R3 क्या है? स्वातुल्य संबंध नहीं है। बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो। अच्छा, कुछ ऑब्जर्व किया तुमने इतना देर पढ़ने के बाद? इसमें कुछ ऑब्जर्व किया? वो ऑब्जर्वेशन मुझको बताओ। कुछ ऑब्जर्व किया नहीं किया? सर आइडेंटिटी रिलेशन मतलब सर स्वातुल्य। हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा स्वातुल्य होता है ना। आइडेंटिटी मतलब वही तत्समक संबंध हमेशा स्वातुल्य होता है, लेकिन स्वातुल्य संबंध आइडेंटिटी हो जरूरी नहीं है। क्लियर है बातचीत? अच्छा, और क्या किया? क्या रिक्त समुच्चय स्वातुल्य संबंध होगा? नहीं हो सकता कभी भी भाई, खुद से जुड़ना जरूरी है। तो रिक्त संबंध आरिक्त समुच्चय पर स्वातुल्य नहीं है। एम्पटी रिलेशन जो होता है, आना नॉन एम्पटी सेट, आना अगर सेट नॉन एम्पटी है तो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन एम्पटी रिलेशन आना एम्पटी सेट, फिर तो कुछ कह नहीं सकते, फिर तो होगा ना भाई। सेट ही एम्पटी है जब, हाँ, तो हम गलत नहीं प्रूव कर सकते ना। जब हम किसी चीज़ को गलत नहीं प्रूव कर सकते मैथ में, तो उसको सही लेके चलना पड़ेगा। फिर तो आया भाई, ये गलत नहीं प्रूव कर पाओगे तो फिर रिजल्ट गलत थोड़े ना होगा ना। तो हम उतना दूर की नहीं सोचते हैं। एम्पटी जो हमारा समुच्चय ए है, वो हमेशा हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे? नॉन एम्पटी। लेकिन अगर केस
एम्पटी की होगी तो बातें बदल भी सकती हैं, तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रहे। तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी बातचीत है सब नॉन एम्पटी सेट पे है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ना, क्लियर है। लेकिन सोचना कभी ना, आगे पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है लोग बोले, ठीक है। ऐसे नॉन एम्पटी सेट पे बात ही नहीं होता। तो एम्पटी रिलेशन आना नॉन एम्पटी सेट इज नेवर रिफ्लेक्सिव आया, लेकिन एम्पटी रिलेशन आना एम्पटी सेट दोनों एम्पटी हो गया ना, तो फिर तो क्या ही कहना है, क्लियर। फिर तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना, फिर ना नहीं कह सकते ना, बोलो भाई, क्लियर है बातचीत। तो मैं उस पर बात नहीं करता, एक बार देख लेना मैंने क्या कहा है, ठीक है। आया, तो जहाँ एम्पटी आता है उस पर तो क्या ही ज़्यादा बात करना ना, ठीक है। जो रिजल्ट है हमारे वो नॉन एम्पटी पे बातचीत चल रही है, क्लियर बातचीत। चलूँ मैं आगे, तो ये इतना हो गया स्वातुल्य संबंध। अब इसको मिटाता हूँ मैं। तो यहाँ से दो बातें ऑब्जर्वेशन में आई। पहली बात आई, तत्समक संबंध हमेशा क्या होता है, स्वातुल्य होता है। बोलो भाई, तत्समक संबंध इंप्लाई करता है क्या, स्वातुल्य। लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि स्वातुल्य हो, क्लियर। मैं संकेत में केवल दे रहा हूँ, तुम समझ लो, ठीक है। दूसरी बात, क्या सार्वत्रिक संबंध स्वातुल्य होता है? हाँ, होगा क्यों नहीं, 1 1 2 2 3 आ ही गए, उसका कुछ भी आए। सार्वत्रिक संबंध सदैव क्या होता है, हाँ, यार चलो, सार्वत्रिक संबंध हमेशा क्या होगा, स्वातुल्य। लेकिन स्वातुल्य हो तो क्या जरूरी है सार्वत्रिक हो? ये भी जरूरी नहीं है। ये नॉट इम्प्लाई मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा इम्प्लाई हो, क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर है, बताओ भाई। अच्छा, एक बात और जो बहुत गहरी है, इससे क्लियर हो रही है क्या, कोई मुझे बताएगा इसमें से? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, थर्ड पॉइंट। और इस ऑब्जर्वेशन से क्या नाम है, स्वातुल्य चेक करना बहुत आसान हो जाएगा। वो ये है कि तुमने देखा कि भाई ये स्वातुल्य है, बोलो भाई ये क्या है, स्वातुल्य है। तो अगर ये स्वातुल्य है तो हमेशा आइडेंटिटी तो उसके अंदर ही है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी क्या है, बोलो। तो इसका मतलब अगर आर, मैंने कहा आर स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है, तथा आई क्या है, तत्समक संबंध है, तो इस बात की गारंटी है कि जो आई होगा वो हमेशा आर का सबसेट होगा। बोलो भाई, हाँ हाँ, क्लियर बातचीत। तो एक बात जरूर देखना बेटा कि अगर आर में आई छुपा हुआ है तो वो आर स्वातुल्य होगा, अदरवाइज स्वातुल्य नहीं होगा। तो क्या तुमको तत्समक और स्वातुल्य में बुनियादी अंतर समझ में आया? तत्समक में केवल सिर्फ खुद से जुड़ेगा, और स्वातुल्य में खुद से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, मतलब आइडेंटिटी वाला तो पूरा आएगा, लेकिन आइडेंटिटी के अलावा भी आ सकता है। आ सकता है का मतलब है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आ जाए तो ठीक है, ना आए तब भी ठीक है। क्या ये बात हमारी क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो भाई। चलूँ आगे, तो यहाँ तक का बातचीत हो गया। अब इसके आगे अब हम देखेंगे कि सार्वत्रिक स्वातुल्य संबंधों के कितने स्वातुल्य संबंध होते हैं। किसी संबंध में मतलब कोई सेट दिया होगा, उसकी कार्डिनलिटी पता होगी, कार्डिनलिटी मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो हमको बताना होगा कि कितने स्वातुल्य संबंध बनेंगे। क्या ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? चलें आगे, चलो।
जितनी बातें मैं तुमको बता के चल रहा हूँ ना, अगर तुमने इस पर प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे नहीं लगता क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन फंसेगा तुम्हारा, है ना। अगर तुमने इस पर सोचना है, सोच के लगाना है। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर अच्छा होगा ना। क्लियर बातचीत। चलो, तो मैं क्या बताने वाला था, बताना एक बार। अच्छा, वो क्या नाम है, काउंटिंग, है ना। इधर देखें, स्वातुल्य संबंधों की संख्या। तो मैंने कहा ये एक सेट है ए जिसमें n एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? मैंने कहा A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। बोलो भाई, क्लियर है। तो एक राशि में कितने एलिमेंट होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट। और n स्क्वायर एलिमेंट को मैंने इस प्रकार से लिख दिया सजा के, देखना बहुत अच्छा होता काउंटिंग करना ना। इधर देखो, तो यहाँ पे है A1, यहाँ है A2, यहाँ है A3 डैश डैश डैश, यहाँ है AN। क्या बात क्लियर है? ऐसे ही कॉलम में A1, A2, A3 और डैश डैश डैश, लास्ट में क्या है? AN। बोलो, A1 जाएगा A1 के साथ तो क्या आएगा? A1 A1, A1 A2, बोलो भाई, A1 A3 और ऐसे चलता चलेगा ये A1 AN। क्या बात क्लियर है? A2 जाएगा A1 के साथ तो A2 A1, A2 A2, A2 A3 और ऐसे ऐसे A2 AN। क्या बात क्लियर है? अच्छा, ये तुम्हारे यूपी बोर्ड में है हुए नहीं है ना, इस लेवल का नहीं है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है, नॉर्मल बातचीत है, बट सिलेबस में नहीं है इस टाइप का काउंटिंग वगैरह ना। बता के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा सब्जेक्ट में और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा ना। क्लियर है? आया? सबसे पहले सीखने के लिए पढ़ो, थोड़ा सीख लोगे, बाकी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होगा तो स्किप कर देना, क्या दिक्कत है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिर्फ पढ़ना है, स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलो, इतनी बातचीत हो गई। तो ये A3 क्या होगा A1 के साथ, तो A3 A1, A3 A2 और A3 A3। बोलो बेटा, आगे क्या होगा? ये A3 AN नहीं। अच्छा, ऐसे ही ये चलता चलेगा, लास्ट में क्या आएगा? AN A1 AN A2 और ये AN A3 और ऐसे चलता चलेगा और ये हो जाएगा AN AN। बोलो भाई, क्लियर है? अब मैं आता हूँ काउंटिंग पे। तो काउंटिंग करते समय तुम्हें क्रमचय संचय तो पढ़ा होगा ना क्लास 11th में, क्रमचय संचय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो उसमें एक चीज़ आया होगा इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं। तो जब घटनाएं स्वतंत्र होती थी तो गुणन वाला लगता था ना, मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ पे क्या नाम है, परस्पर अपवर्जी है ना बोलते थे, तो जुड़ जाता था। याद आया? याद नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 2 पैंट है, 3 शर्ट हैं, कितने प्रकार से पहनेंगे? तो भाई पैंट और शर्ट पहनने के लिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई तो कितने हो गए? 6। इसी प्रकार का है ना। तो स्वतंत्र घटना में गुणा हो जाता है। तो यहाँ भी जो भी चयन होगा वो स्वतंत्र है। बोलो, तो देखना, तो स्वातुल्य संबंधों की संख्या है। यहाँ क्या लिखता हूँ मैं? स्वातुल्य संबंधों की संख्या। देखना, सेट में n एलिमेंट हैं तो कितने स्वातुल्य संबंध होंगे? बोलो। तो अब देखना, स्वातुल्य अच्छा, ये क्या है? ये डायगोनल है। ये क्या है? डायगोनल, बिखर रहा है। तो विकर्ण पे एक खासियत है, खासियत ये है, क्योंकि 1 है तो 1 है, 2 है तो 3 है तो, और n है तो, इसका मतलब इस पे आइडेंटिटी वाले एलिमेंट आते हैं। तत्समक वाले अवयव कहाँ आते हैं? डायगोनल पे। जब भी ऐसा बनाओगे तो तत्समक वाले अवयव कहाँ आएंगे? डायगोनल पे। तत्समक में कितने एलिमेंट होंगे भाई? A1 A1, A2 A2, A3 A3, तो कितने एलिमेंट होंगे? n एलिमेंट होंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए? n। टोटल कितना एलिमेंट है? n स्क्वायर। भाई टोटल है n स्क्वायर। बोलो, n स्क्वायर में से विकर्ण में कितने हैं? n, वो घट गए। बोलो, आया भाई? टोटल n स्क्वायर है, n स्क्वायर में से n घटा दिया और इसको आधा यहाँ बांट दिया, आधा यहाँ। भाई मेरी बात समझना, टोटल एलिमेंट है n स्क्वायर। अब क्या किया? n स्क्वायर में से n घटा दिया, n स्क्वायर में से n,
तो जो एलिमेंट बचा वो यहाँ होंगे और यहाँ होंगे, क्योंकि यहाँ वाले तो घट गए, वो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे होंगे। भाई ये तो पूरे में हो गए डायगोनल सहित, ऊपर नीचे डायगोनल सहित कितने एलिमेंट हैं, एन स्क्वायर। और जब एन स्क्वायर में से डायगोनल के एलिमेंट को घटा दिया तो ये खाली हो गए डायगोनल वाले, बचा कितना, एन स्क्वायर माइनस एन। और ये एन स्क्वायर माइनस एन यहाँ और यहाँ मिलके होंगे, ऊपर और नीचे मिलके होंगे। अभी इस एन स्क्वायर माइनस एन को दो पार्ट में बांटना है, ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, तो आधा आधा कर दिया। बोलो, एन स्क्वायर माइनस एन का आधा ऊपर जाएगा और एन स्क्वायर माइनस एन का आधा नीचे जाएगा। तो ऊपर कितने एलिमेंट हैं, एन स्क्वायर माइनस एन, नीचे कितने एलिमेंट हैं, डायगोनल में कितने हैं, एन। तो ये मैं एक स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे, अगर ऐसे कुछ है तो इस बिकड़ पे क्या एलिमेंट है, एन। ऊपर कितने हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, नीचे कितने हैं, बोलो भाई, क्लियर है। अच्छा, अब हम आते हैं काउंटिंग पे। स्वातुल्य संबंधों की जो स्वातुल्य संबंध जो होता था उसमें आइडेंटिटी का आना जरूरी है। इसका मतलब बिकर वाले सारे एलिमेंट आएंगे, तो इसके ना आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही इसके पास संभावना है, क्या, कि इसको आना है भाई, क्योंकि अगर कोई भी नहीं आया तब तो आइडेंटिटी होगा ही नहीं ना भाई। अगर A1 नहीं आया तो आइडेंटिटी नहीं होगा, तो इसको भी आना पड़ेगा 100%, इसको भी आना पड़ेगा, इसको भी आना पड़ेगा। और तो इसके आने का कितनी पॉसिबिलिटी वो है, पॉसिबिलिटी कितने तरीके हैं, एक तरीका कि इसको आना है, तो इसके लिए एक तरीका, इसके लिए भी तीसरे डायगोनल एलिमेंट के लिए डैश डैश डैश, लास्ट वाले के लिए, तो इन सभी के लिए कितने चांस हैं, एक एक एक। तो ये कितनी बार लिखा गया है, ये n बार। बोलो भाई, इंटू। अच्छा, जो बचे हुए हैं स्वातुल्य क्या कहते हैं, जो बचे हुए हैं आइडेंटिटी के अलावा जो बचे हुए हैं वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। बोलो भाई, तो आइडेंटिटी के अलावा कितने बचे हैं, इतने बचे हैं, कितने बचे हैं, नहीं ऊपर नीचे मिला के कितने बचे हैं, इतने बचे हैं। तो इतने एलिमेंट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो इनके पास कितने चांस हैं, कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 डैश 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 इंटू 2। ये कितनी बार आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन बार। बोलो भाई, तो 1 1 1 एन बार तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 2 2 एन स्क्वायर माइनस एन बार तो 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस एन। भाई 2 2 2 3 बार तो 2 के पावर 3, 2 2 2 4 बार तो 2 के पावर 4, और 2 2 2 एन बार तो 2 के पावर एन। तो 2 2 2 एन स्क्वायर माइनस एन बार तो 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस एन। आया समझ नहीं आया, बताओ। हाँ, 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस एन। देखो इसको एक बार, हाँ क्लियर है, बोलो। तो ये हो गए संबंधों की संख्या। कोई तुमसे पूछे कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो कितने स्वातुल्य संबंध होंगे, 3 हो तो 3 त्रिका 9, 9 में से 3 गया 6, तो 2 के पावर 6 कितना हो गया 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 64 होंगे ना, निकाल लोगे। तो ये इतना बात हो गया, आगे की बात हम कल करेंगे ना, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक, ठीक है। इसके आगे हम और भी कई सारे संबंध है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार दोहरा लेना सही से, ठीक है। चलो ओके।